मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिकी खंड के 25 और 26 जुलाई 2020 की प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। इन 2 दिनों की महत्वपूर्ण घटनाओं में डबल स्टैक कंटेनरों के लिए विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ बनाई गई और किसके द्वारा बनाई गई। उसके पश्चात वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन पर रिपोर्ट आई है, उसका अवलोकन करेंगे। फिर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड हाल ही में चर्चा में क्यों रही। उसके पश्चात कारगिल विजय दिवस और उन्नत भारत अभियान को देखेंगे। नासा का एस्ट्रोस मिशन लॉन्च कब किया जाएगा, यह मिशन क्या है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा करंट अफेयर्स वन लाइनर 25 जुलाई 2020 से संबंधित प्रमुख घटनाओं को एक नज़र में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारी पहली घटना है डबल स्टैक कंटेनरों के लिए विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया गया है। यह कहाँ किया गया है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार अगले 12 महीनों में, अभी नहीं हुआ है, अगले 12 महीनों में डबल स्टैक कंटेनरों के परिचालन हेतु दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में यह चालू हो जाएगी। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो यह कहाँ से कहाँ तक इसका निर्माण किया गया है? तो हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम जिले के मध्य अरावली पर्वतमाला की एक तिरछी ढाल पर इसका निर्माण किया गया है। सुरंग का आकार कैसा है? तो यह डी आकार का एक सुरंग होगा। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंगों में से यह एक होगी। इसकी गति हरियाणा के सोहना के पास अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी। इसके पश्चात यह सुरंग 2500 से 500 मिलियन वर्ष पुराने प्रोटेरोजोइक चट्टानों, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टान पाई जाती है इन चट्टानों में, तो दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से होकर यह गुजरती है। अतः यह सुरंग काफ़ी सुरक्षित और स्थिर मानी गई है। दिल्ली सुपर ग्रुप चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें शामिल होती हैं? तो पहली है ज्वालामुखी चट्टानें और दूसरी है तलछटी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके पश्चात प्रोटेरोजोइक युग जो है उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं कि यह भूवैज्ञानिक इयॉन है और पृथ्वी पर जटिल जीवन के प्रसार से पूर्व पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के समय से यह युग या इयॉन संबंधित है। इसकी अवधि 2500 से 541 मिलियन वर्ष पूर्व थी। पृथ्वी के भूगर्भिक समय के पैमाने पर यह सबसे लंबा इयॉन है, यानी इससे लंबा इयॉन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में दिखाई नहीं देता है। इसके पश्चात वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट आई है। इसके जारीकर्ता कौन है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। इस रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं कि 1990 के बाद से प्रत्येक 5 वर्ष के व्यापक अंतराल पर यह आकलन किया जाता है। आकलन के प्रमुख बिंदु क्या होते हैं? तो वनों का स्तर क्या है, उनकी स्थिति कैसी है तथा उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ किन देशों ने प्राप्त किया है? तो 10 प्रमुख देश हैं, जिनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली एवं रोमानिया शामिल हैं। यहाँ यह तथ्य है कि सर्वाधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है। देखते हैं एशिया महाद्वीप में वनों की स्थिति क्या है। तो 2010-2020 में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि एशिया महाद्वीप में ही देखी गई है। प्रतिवर्ष 1.17 मिलियन हेक्टेयर की शुद्ध वृद्धि यहाँ पे दृष्टिगोचर होती है। दक्षिण एशियाई उपक्षेत्र में वर्ष 1990 से 2020 के दौरान शुद्ध वन हानि दर्ज की गई है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दक्षिण एशियाई उपक्षेत्र में यहाँ शुद्ध वन की हानि दर्ज की गई है।
समुदाय प्रबंधित वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए सरकारों के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को श्रेय दिया जाता है। मतलब संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने एशिया में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया है। भारत में वनों की स्थिति पर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उस पर एक नज़र डालते हैं कि मूल्यांकन अवधि के दौरान 0.38% वन लाभ जो है यह प्रत्येक वर्ष भारत को प्राप्त होता है, या 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वन वृद्धि दर्ज की गई है भारत में प्रत्येक वर्ष। इसके पश्चात स्थानीय आदिवासी और देशज समुदायों द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र वर्ष 1990 में शून्य से बढ़कर 2015 में 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर निराशाजनक है। पुनर्जीवित यानी प्राकृतिक रूप से पुनः किस प्रकार से वन खुद से उग रहे हैं या खुद से पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं, तो उसमें भारत का प्रदर्शन निराशाजनक बना हुआ है और वृद्धि दर केवल 0.38% पर बनी हुई है। किसकी? तो प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर की वृद्धि दर केवल 0.38% बनी हुई है। वहीं वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी क्षेत्र में रोजगार कि इस क्षेत्र से कितना रोजगार लोगों को प्राप्त हुआ है वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर। तो भारत ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न किए हैं। विश्व स्तर पर जहां 12.5 मिलियन लोग वानिकी क्षेत्र में कार्यरत थे, वहीं 6.23 मिलियन यानी संपूर्ण विश्व का 50% केवल भारत में कार्यरत थे। इसके पश्चात देखते हैं कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यह कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो जैसा हेडिंग से ही पता चलता है कि यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसमें उपयोग मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल्स का उपयोग किया गया है। इसका निष्पादन केल्ट्रॉन केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यद्यपि हमें पता है कि भारत सरकार 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित की है, तो यह सौर ऊर्जा संयंत्र कहीं न कहीं सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी तथा यह भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के भी अनुरूप है। इसके पश्चात देखते हैं कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड हाल में चर्चा में क्यों आई, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। इस पोर्ट से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में इसकी अवस्थिति है या स्थित है। यह इसकी प्रकृति कैसी है, तो यह निजी तौर पर विकसित किया गया एक डीप वाटर पोर्ट है। गहरे पानी का यह एक बंदरगाह है। यह बंदरगाह ऐतिहासिक रूप से विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है तथा विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के नाम पर इसका नाम कृष्णापट्टनम रखा गया है। आगे देखते हैं कारगिल विजय दिवस। जैसा हम लोगों को पता है कि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और इसी दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने कारगिल को पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराया था। तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, तो ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में इसे मनाया जाता है। इस दिवस से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं कि फरवरी 1999 में जब तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान की अपनी यात्रा पे गए थे, वो भारत से बाघा बॉर्डर के माध्यम से वो बस लेकर के वो गए थे पाकिस्तान और तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे। उसी समय तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत में कारगिल की चोटियों पर अपने आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया था। तो उसी समय ये एक तरफ जहां भारत शांति की बात कर रहा था, तो उधर पाकिस्तान की सेना कश्मीर में अशांति किस प्रकार से फैले या भारत अशांति किस प्रकार से हो, भारत पर एक युद्ध थोपने का प्रयास कर रही थी।
इस यात्रा के दौरान भारत और पाकिस्तान में कश्मीर में शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु लाहौर समझौता किया गया था। वहीं पाकिस्तान के द्वारा अपने ऑपरेशन बद्र, जिस ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान ने भारत की कारगिल की चोटियों पर अपने सैनिकों को तैनात किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन बद्र। तो इस ऑपरेशन बद्र के द्वारा ही भारत पर पाकिस्तान ने एक बार सीमित रूप से हमला किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो कश्मीर और लद्दाख के बीच के संपर्क को काटना था, जिससे भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से वापस हटना पड़े। यद्यपि हम जानते हैं कि इसी ऑपरेशन बद्र के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया था। इसके बाद देखते हैं उन्नत भारत अभियान। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो ट्राइफेड के बंधन कार्यक्रम के तहत काम करने वाले आदिवासी उद्यमियों के लिए, जो कि उन्नत भारत अभियान का हिस्सा हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इससे लाभ क्या होगा? तो नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मेंटरशिप, ट्रांसफॉर्मर, डिजिटल सिस्टम, उत्पाद नवाचार और हैंड होल्डिंग तक आदिवासियों एवं जनजातियों की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। इस अभियान में ट्राइफेड को विवाह आंदोलन ने सहयोग प्रदान किया है। सॉरी। इसके पश्चात देखते हैं विवाह आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को। तो विवाह आंदोलन मुख्यतः एक विज्ञान आंदोलन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा वंधन योजना को मजबूत करना। इसकी स्थापना कब हुई? किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। उन्नत भारत अभियान को देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षा संस्थान को कम से कम 5 गांवों से जोड़ना है, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को इन ग्रामों तक पहुंचाया जा सके। इसका उपयोग क्या होगा? तो विज्ञान संस्थान अपने द्वारा ग्राम समुदायों के सामाजिक और आर्थिक बेहतरी में अपना योगदान कर सकेंगे। इसके पश्चात नासा का एस्ट्रोस मिशन काफ़ी चर्चा में आए हैं अभी। तो ये इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो एस्ट्रोस का पूर्ण रूप क्या है? तो एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ, इसका फुल फॉर्म है। इसका संचालन नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो घनत्व, गति और गैस की गति का 3D मानचित्र बनाना तथा ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों पर प्रकाश डालना। इसकी लॉन्च करने की तिथि कब है? तो दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से इसे लॉन्च किया जाएगा। याद रखिए, इसे अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा, न कि अमेरिका के किसी स्पेस स्टेशन से। इसकी आयु कितनी होगी? तो 3 सप्ताह की इसकी आयु होगी। अब समझते हैं इस मिशन के बारे में कि आखिर यह मिशन क्या है। तो यह एक स्ट्रेटोस्फीयर मिशन है। इसे अंतरिक्ष में तैनात न करके इसे क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में तैनात किया जाएगा। इस मिशन में गुब्बारे की सहायता से एक टेलीस्कोप, विज्ञान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली एवं अन्य उप प्रणालियों को स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा। गुब्बारा क्या करेगा? तो पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करेगा। इसके पश्चात है कि विशालकाय सितारों की अनसुलझी पहेलियों और मिल्की वे या गैलेक्सी में उनके गठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि सितारों का निर्माण किस प्रकार से होता है तथा वो अंत में किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होते हैं या किस प्रकार से उनका जीवन काल समाप्त होता है। यह प्रथम मिशन है जो 2 विशिष्ट प्रकार के नाइट्रोजन आयनों की उपस्थिति का पता लगाएगा और उन आयनों को मैप भी करेगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यह मिशन उतना लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि यह पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में भी काम कर रहा है, न कि अंतरिक्ष में। तो यह अभियान अन्य अंतरिक्ष अभियानों की तुलना में इसकी लागत, योजना और तैनाती का समय तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होगा।
यानी एक अंतरिक्ष यान को भेजने में यदि 100 रुपये का खर्च आ रहा है तो यह केवल 10 रुपये में ही इसकी लागत आएगी। इसके पश्चात देखते हैं करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में 25 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 से संबंधित प्रमुख घटनाओं को। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यह एक नवीन पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा? तो उर्जित पटेल के द्वारा। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात है कि हाल ही में किस व्यावसायिक ग्रुप ने हैदराबाद में अपने 130 एकड़ के बहु अनुशासनात्मक परिसर में विश्वविद्यालय की शुरुआत की है? तो वह महिंद्रा ग्रुप है। हाल ही में किस नर्तकी का निधन कोलकाता में 101 वर्ष की आयु में हुआ है? तो अमला शंकर का निधन कोलकाता में हाल ही में हुआ है। हाल ही में किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के संकट के कारण गैर निष्पादित आस्तियाँ या NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ सकती है? RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संकट के कारण जो NPA है वह 12% तक बढ़ सकती है, या स्थिति और अधिक गंभीर हुई तो यह 14% से ऊपर भी जा सकती है। इसके पश्चात है कि भारतीय रेलवे RFID टैग को सभी वैगनों में कब तक लगाने का लक्ष्य रखा है? इनका लक्ष्य कब तक का है? तो दिसंबर 2022 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है। इसके पश्चात है हाल ही में चीन ने अपने किस प्रांत से अमेरिका को अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो वो चेंगतू स्थित अमेरिका का वाणिज्यिक मिशन है जिसे चीन ने बंद करने का फैसला किया है। यहाँ यह तथ्य ज्ञातव्य है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन स्थित दूतावास को बंद करने का आदेश दिया था, तो उसी घटना के प्रत्युत्तर में चीन ने यह कार्रवाई की है। इसके पश्चात है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किस स्थान पर वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है? तो यह आनंद गुजरात में किया गया है। इसके पश्चात हाल ही में आयकर विभाग नेटग्रिड के तहत कितनी खुफिया एजेंसियों के साथ पैन और बैंक विवरण आदि को साझा करेगी? तो वह है 10 खुफिया एजेंसियों के साथ में विभिन्न वित्तीय विवरणों को साझा किया जाएगा आयकर विभाग के द्वारा। हाल ही में सिप्ला को भारत ब्रांड में सिप्लेंजा के तहत कोविड-19 ड्रग को बेचने के लिए DCGI की मंजूरी प्राप्त हुई है। तो फेविपिरावीर है जिसका सिप्लेंजा नाम के ब्रांड नाम से भारत में बेचने की मंजूरी प्राप्त हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर दिवस कब मनाया है, या आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ एक तथ्य है कि सर्वप्रथम भारत में आयकर लगाने का प्रावधान जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। तो जो जेम्स विल्सन 24 जुलाई 1860 को जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उसी समय प्रथम बार आयकर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके पश्चात हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य का अपना पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया है? तो वह जयपुर में स्थापित किया गया है। इससे पूर्व भी उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि में प्लाज्मा बैंक स्थापित किए जा चुके हैं और दिल्ली में स्थापित प्लाज्मा बैंक भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है। इसके पश्चात अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए जल मार्ग उपयोग शुल्क माफ़ किया है? तो वह 3 साल की अवधि के लिए जल मार्ग उपयोग शुल्क माफ़ किया है। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ यदि आपके कुछ सवाल या कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।